महापुरुष ते चरणारविंदम। काव्य शास्त्र विषयक परिचर्चा को सुन रहे सभी सुधीजनों का इस परिचर्चा में मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम रसगंगाधर में प्रतिपादित काव्य स्वरूप विषय को लेकर परिचर्चा में समुपस्थित है। आशा है कि इस परिचर्चा से हम सभी लाभान्वित होंगे। काव्य स्वरूप प्रतिपादन में आचार्यों की सुदीर्घ परंपरा दृष्टिगोचर होती है। इस परंपरा में काव्य लक्षण प्रतिपादन की दो धाराएं परिलक्षित होती हैं। एक धारा वह जिसमें चमत्कारकारी अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द मात्र में काव्यत्व का प्रतिपादन किया गया है। दूसरी वह धारा जिसमें चमत्कारकारी अर्थ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द तथा चमत्कृत शब्द से प्रतिपादित अर्थ दोनों में काव्यत्व का व्यवहार किया गया है, अर्थात शब्दार्थोभय में काव्यत्व व्यवस्थापित किया गया है। यद्यपि शब्दार्थोभय में काव्यत्व प्रतिपादन करने वाले आचार्यों की भूयसी संख्या है, तो भी शब्दमात्र काव्यवादी आचार्यों ने प्रबल युक्ति पुरस्सर शब्द मात्र में काव्यत्व को व्यवस्थित किया है। आज हम शब्द मात्र काव्यवादी धारा के प्रमुख आचार्य पंडितराज जगन्नाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण पर इस परिचर्चा में विचार करेंगे। पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर के प्रथम आनन में काव्य का स्वरूप प्रतिपादित किया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वम्। पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा प्रतिपादित इस काव्य स्वरूप में काव्यम यह लक्ष्य अंश है तथा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द यह लक्षण अंश है। लक्षण अंश में भी शब्द यह विशेष्य अंश तथा शेष रमणीयार्थ प्रतिपादक यह शब्द का विशेषण है। पंडितराज जगन्नाथ द्वारा प्रतिपादित इस काव्य लक्षण घटक पदों की सार्थकता पर आइए विचार करते हैं। प्रथमतः विशेष भूत जो शब्द यह पद लक्षण में नहीं होता तो लक्षण रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम यह मात्र होता। अर्थात यदि इस काव्य लक्षण में शब्द पद का समावेश नहीं होता तो लक्षण मात्र रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम यह होता। इस प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो कोई भी हो वह काव्य कहलाएगा। ऐसी दशा में राग आदि रमणीय अर्थ होते हैं। उन राग आदि रमणीय अर्थों के प्रतिपादक नायिका के कटाक्षादि व्यापार होते हैं। तो इस राग आदि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक नायिका के कटाक्षादि व्यापार में यह लक्षण अतिव्याप्त होगा। क्यों?
क्योंकि वह जो रागादि रूप जो रमणीय अर्थ हैं उनके प्रतिपादक जो नायिका के कटाक्षादि व्यापार हैं, अब जो कोई भी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होगा वह काव्य कहलाएगा। तो यहाँ पर रमणीय अर्थ का प्रतिपादक रागादि रूप रमणीय अर्थ का प्रतिपादक नायिका का कटाक्षादि व्यापार है, इसलिए वह कटाक्षादि व्यापार काव्य कहलाने लगेगा। इस प्रकार नायिका के कटाक्षादि व्यापार में यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। लक्षण में शब्द पद के उपादान करने से नायिका के कटाक्षादि व्यापारों के शब्द रूप न होने से कटाक्षादि व्यापार में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए यह इस काव्य लक्षण में शब्द पद का उपादान अतिव्याप्ति दोष वारण के लिए आवश्यक है। पुनः लक्षण घटक विशेषण अंश में लक्षण घटक विशेषण अंश में रमणीय पद नहीं होता तो लक्षण अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम होता। इस प्रकार अर्थ का प्रतिपादक जो जिस किसी अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाने लगता। ऐसी दशा में इस प्रकार अर्थ का प्रतिपादक जो कोई भी शब्द जिस किसी अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य कहलाएगा। ऐसी दिशा में कम्बुक ग्रीवादिमद व्यक्ति रूप जो अर्थ उस अर्थ का प्रतिपादक जो घट शब्द वह घट शब्द भी काव्य कहलाने लगेगा। उस घट पद में भी लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। लक्षण में रमणीय पद के उपादान से घट पद के रमणीय अर्थ न होने के कारण रमणीय अर्थ के प्रतिपादक न होने के कारण घटपद रमणीय अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता। इसलिए घटपद के रमणीय अर्थ के प्रतिपादक न होने के कारण घटपद में यह लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर रमणीय पद का उपादान करना आवश्यक है। पुनः लक्षण घटक विशेषण अंश में अर्थ पद नहीं होता तो लक्षण होता रमणीय शब्द प्रतिपादक काव्यम। ऐसी दशा में इस प्रकार रमणीय अर्थात साधु शब्द का प्रतिपादक जो कोई भी शास्त्र वह शास्त्र काव्य कहलाएगा। तो साधु शब्द का प्रतिपादक जो शास्त्र है वह काव्य कहलाने लगेगा। ऐसी दशा में साधु शब्द के प्रतिपादक व्याकरण शास्त्र में लक्षण की अतिव्याप्ति होने लगेगी। लक्षण में अर्थ पद के उपादान से रमणीय अर्थात साधु शब्द के प्रतिपादक व्याकरण आदि शास्त्रों में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रकृत लक्षण में अर्थ पद का उपादान किया गया है। अब विचारणीय यह है कि प्रकृत लक्षण में वाच्य तथा व्यंग्य उभय अर्थ के प्रतिपादक शब्द में काव्य पद का व्यवहार करना है। इसीलिए तदुभय साधारण वाच्य व्यंग्य साधारण शब्द जो प्रतिपादक है उस शब्द का उपादान इस लक्षण में किया गया है। अब हम समझ सकते हैं कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इस काव्य लक्षण में प्रत्येक पद सार्थक है जिसका निर्गलित अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होते हुए जो शब्द है वह काव्य है। अब यहाँ विचारणीय है कि जिस प्रकार घट अर्थ का प्रतिपादक घट आनुपूर्वी होता है, पट अर्थ का प्रतिपादक पट आनुपूर्वी होता है, उसी प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक रमणीय यह आनुपूर्वी ही होगा। पुनः एक बार देखें, जिस प्रकार
घट अर्थ का प्रतिपादक घट अनुपूर्वी होता है, पट अर्थ का प्रतिपादक पट अनुपूर्वी होता है। उसी प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक रमणीय अनुपूर्वी मात्र कहलाएगा होगा। ऐसी दशा में यह लक्षण रमणीय शब्द मात्र में जाएगा। तो इस प्रकार रमणीय अर्थ का प्रतिपादक जो रमणीय यह अनुपूर्वी मात्र काव्य कहलाएगा। ऐसी दशा में लक्ष्य जो रघुवंश आदि उनमें यह लक्षण न जाने से अव्याप्त होगा। इसलिए पंडित राज जगन्नाथ ने यहाँ रमणीय पद को पारिभाषिक कहकर इस पद की व्याख्या की है। आज की परिचर्चा में यही पूर्ण होती है। आगे के विषय पर कल परिचर्चा में आगे का विषय प्रतिपादित किया जाएगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। नमस्कार।